नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हमारी जो क्लास है वो है मोतीलाल तेजावत और भील आंदोलन। इससे पहले राजस्थान में आदिवासी या जनजाति आंदोलन के दो वीडियो हम मतलब यूट्यूब पे आपको ऑनलाइन क्लासेस में दे चुके हैं। आज जो हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 3 के नाम से मोतीलाल तेजावत और भील आंदोलन से संबंधित है। मोतीलाल तेजावत और भील आंदोलन को समझने के लिए सबसे पहले मोतीलाल तेजावत के बारे में हमको जानना आवश्यक है। अगर आप देखोगे तो मोतीलाल तेजावत जो है, इनका अगर जन्म कौन से सन में हुआ, अगर इसको देखा जाए तो इनका जन्म जो हो रहा है वो 1887 में हो रहा है, 1887 में हो रहा है। और ये जाति से ओसवाल बनिया थे। मतलब जाति से ये क्या थे? ओसवाल बनिया थे। अगर इनकी बात की जाए तो ये उदयपुर राज्य से संबंधित रखते थे और उदयपुर राज्य के जाडोल ठिकाना, उदयपुर राज्य में कौन सा साथियों? जाडोल ठिकाना। और इसी जाडोल ठिकाने में गांव था कोलियारी गांव। इस कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी माता का नाम कहा जाए, इनके पिता का नाम कहा जाए, इनकी पत्नी का नाम कहा जाए तो इस क्रम में सबसे पहले अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए तो नंदपाल, इनकी माता का नाम पूछा जाए तो केसरबाई, और इनकी अगर पत्नी का नाम पूछा जाए तो लहरबाई इसका आंसर होगा। यानी आपने सबसे पहले प्रारंभ में ही मोतीलाल तेजावत के बारे में जानकारी हासिल कर दी। और यहाँ पर मैंने मोतीलाल तेजावत का एक फोटो या फिर एक तस्वीर भी आपके सामने शेयर की है। और अगर इन मोतीलाल तेजावत के बारे में बात की जाए तो इन्होंने आदिवासी बेल्ट में या जो जनजाति क्षेत्र है इसमें कई समाज सुधार के काम किए और इन आदिवासी लोगों का जो शोषण हो रहा था उनके विरुद्ध उनको जागृत किया। इसी क्रम में बात की जाए मोतीलाल तेजावत की, तो जो मोतीलाल तेजावत थे वो इस जाडोल ठिकाने में कामदार के पद पर थे। यानी जो जाडोल ठिकाना था, इसी जाडोल ठिकाने में वो कामदार के पद पर राज्य के लिए काम करते थे, इस ठिकाने के लिए काम करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, किसी बात से इनकी जागीरदार से मतभेद हो जाते हैं, जागीरदार से इनकी अनबन हो जाती है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस वजह से ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद ये एक परचून का व्यवसाय आरंभ करते हैं। और आप देखोगे कि यही जो परचून का व्यवसाय था, इसकी वजह से मोतीलाल तेजावत का संपर्क आदिवासी जनजाति के लोगों से होता है, भीलों से होता है, ग्रासियों से होता है। तो आप देखोगे कि जो ये परचून व्यवसाय का जो ये प्रारंभ करते हैं, इसमें ये जो भील क्षेत्र होते हैं, जनजाति क्षेत्र होते हैं, इनमें घूम घूम कर क्या करते हैं, मिर्च मसाले बेचने का कार्य करते हैं। और इसी वजह से इनका संपर्क आदिवासी लोगों से ज्यादा होता है, आदिवासी जनजाति के लोगों से ज्यादा होता है। अगर आप इसमें देखोगे तो गुजरात का एक ठिकाना था जिसको पोसीना ठिकाना कहते हैं, और इसी पोसीना ठिकाने में एक गांव था जिसका नाम था सामलिया गांव। इस सामलिया गांव में प्रतिवर्ष अक्सर मेले भरते हैं और इस मेले में आदिवासी जनजाति के लोग खूब आते हैं। तो मोतीलाल तेजावत क्या करते थे, इसी मेले में प्रति वर्ष अपनी दुकान लगाया करते थे और धीरे धीरे वो गुजरात के जो आदिवासी लोग हैं, भील है, गरासिया है, उनके संपर्क में भी आते हैं। इस प्रकार इनका एक क्षेत्र बढ़ जाता है। और अगर आप देखोगे तो व्यापार के माध्यम से ही इनका भीलों से संपर्क हो रहा है, व्यापार के माध्यम से ही इनका ग्रासियों से संपर्क हो रहा है, आदिवासी बेल्ट के लोगों से संपर्क हो रहा है। इसी क्रम में अगर कहे तो जो मोतीलाल तेजावत है, इन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इनको मेवाड़ का गांधी भी कहा गया है। और मेवाड़ का गांधी क्यों कहा गया है, तो आप देखोगे कि जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन है, उस स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से एक असहयोग की रणनीति अपनाई, उसी असहयोग की रणनीति को मोतीलाल तेजावत आदिवासी बेल्ट में लेके आ रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। ये आदिवासी लोगों से आह्वान करते हैं कि आप इस राज्य से, अंग्रेजों से क्या कीजिए, असहयोग कीजिए और अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाइए। इसीलिए इनको मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। यानी अगर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब मैं कह रहा हूं बनता है, अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि मेवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है, तो मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। अगर इसी क्रम में हम आगे चले तो आप यहां पर देखोगे कि जो एक ही आंदोलन है उसका प्रारंभ भी मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही किया जा रहा है। और ये एक ही आंदोलन क्या था, अगर इसके बारे में आपसे चर्चा करूं, इसको बताऊं, तो मोतीलाल तेजावत ने क्या किया था, उदयपुर राज्य, सिरोही राज्य, गुजरात के जो ईडर राज्य है, उनके जो भील और आदिवासी लोग हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए एक आंदोलन का प्रारंभ किया। और इसी आंदोलन का नाम एक ही आंदोलन दिया गया। इस आंदोलन में सभी आदिवासियों को शपथ दिलाई गई कि आप सब एक होकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाओगे। तो जो एक ही आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया, मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। और ये कहां से किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है
ये किया जा रहा है चित्तौड़ के मात्र कुंडिया से। कहां से? चित्तौड़ के मात्र कुंडिया से एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। ये कई एग्जाम में पूछा भी गया इस प्रश्न को, तो ये याद रखिएगा, चित्तौड़ के मात्र कुंडिया से क्या किया जा रहा है? एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? तो इसका उद्देश्य देखिएगा, राज्य और जो जागीरदार थे उनके द्वारा जो आदिवासी लोगों का शोषण किया जाता था, उस शोषण के विरुद्ध उनको एकत्रित करने के लिए मोतीलाल तेजावत द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया है। वही आंदोलन कौन सा है? एक ही आंदोलन है। अब इसी क्रम में आप देखोगे कि मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, इसके प्रसार के लिए क्या करते हैं? तो ये बरदाना में एक मंदिर है जिसका नाम है हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों? बरदाना में हरिहर मंदिर है। इस हरिहर मंदिर में ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को एक सभा का आयोजन करवाते हैं और इस सभा में मोतीलाल तेजावत जितने भी आदिवासी लोग आते हैं उनसे आह्वान करते हैं कि आप एक असहयोग की रणनीति अपनाओ, राज्य से एक असहयोग की रणनीति अपनाओ अंग्रेजों से, और उनको आह्वान करते हैं कि आप कर देना बंद कीजिए, आप बिगाड़ देना बंद कीजिए। और इसी क्रम में अगर आप देखोगे कि सर्वप्रथम कौन से ठिकाने ने, तो वो याद रखिएगा सर्वप्रथम कौन सा? जाडोल ठिकाना था जिसने क्या किया? मोतीलाल तेजावत के आह्वान पर क्या किया? कर और बिगाड़ को देना बंद कर दिया। यानी प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है साथियों, इसको नोट करिएगा। और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम कौन से ठिकाने ने मोतीलाल तेजावत के आह्वान पर कर देना और बिगाड़ देना बंद किया? तो जाडोल ठिकाना था। जाडोल ठिकाने के जो भील थे उन्होंने क्या कर दिया है? कर और बिगाड़ देना बंद कर दिया है। एक साथियों एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भील है उनको गमेती भी कहा जाता है। उनको मुख्य रूप से गमेती शब्द से ही मतलब पुकारा जाता है। यानी ये जो गमेती शब्द है वो भीलों के लिए ही है, जो भील शब्द है वो गमेतियों के लिए ही है। और आपको ये भी मैं आपको कहूंगा, जैसे बुक्स में कई जगह भील शब्द का ही मतलब यूज किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो इस इलाके में जो भील जनजाति है उस भील जनजातियों को गमेती कहा जाता है और इसी से उनको संबोधित किया जाता है। चलिए साथियों, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आपको मैंने बता दिया मेवाड़ की जो पुकार है वो मोतीलाल तेजावत के माध्यम से 21 सूत्री जो मांग है महाराणा को पेश की जाती है, उसी को मेवाड़ की पुकार कहा गया है। अब आप देखोगे कि इस मेवाड़ की पुकार में से लगभग कई मांगे क्या है? महाराणा के द्वारा मान ली जाती है। अब अगर इसी संदर्भ में मैं बताऊं कि इस प्रकार से आप देखोगे मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य में सक्रिय है, तो आप देखोगे साथ में वो सिरोही राज्य में भी सक्रिय है और वहां पर क्या करते हैं? तो आप इसमें देखोगे जनवरी 1922 को क्या करते हैं? ये सिरोही राज्य में प्रवेश करते हैं। तो ये आपके सिरोही राज्य है, ये उदयपुर राज्य है, और ये क्या करते हैं? इस उदयपुर राज्य से सिरोही राज्य में जनवरी 1922 में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर ये अपना दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं सिरोही को। यानी पहला महत्वपूर्ण इनका जो केंद्र है आंदोलन का वो कौन सा है? जाडोल ठिकाना। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण केंद्र होता है वो सिरोही को बनाते हैं। आप देखोगे कि सिरोही में भील और गरासिया जनजाति के जो लोग थे उनको भी आंदोलन से जोड़ने के लिए ये सिरोही में प्रवेश करते हैं और यहाँ के जो भील और गरासिया जनजाति के लोग हैं उनमें क्या करते हैं? एक तरीके से ये समाज सुधार के कार्य करते हैं और उनको भी आंदोलन से जोड़ते हैं, उनके शोषण के विरुद्ध कार्य करते हैं कि जिनका जो शोषण हो रहा है उनको उन शोषण से कैसे बचाया जा सके, ये इसके लिए वो कार्य करते हैं और इन लोगों को जो उनका असहयोग आंदोलन है उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में जब आप देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं? सिरोही राज्य में कर बंदी और यानी कर नहीं देना और संपूर्ण तरीके से सरकार का असहयोग करने का खुला आह्वान करते हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे कि भाई जो सिरोही राज्य है वहां पर भी ये एक तरीके से इस आंदोलन को पूरी तरीके से फैला देते हैं। तो आप अब इसी क्रम में आप आगे देखते हो कि मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य में, ईडर राज्य में, सिरोही राज्य में एक तरीके से क्या है? पूरी तरीके से सक्रिय है। आदिवासी जनजाति के लोग महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए यहाँ पर भी असहयोग प्रारंभ करते हैं। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल एक तरीके से नागवार गुजरती है और वो अंग्रेज क्या करते हैं? किसी भी तरीके से जो आदिवासी जनजाति आंदोलन इस क्षेत्र में हो रहे हैं उसको बलपूर्वक हो या शक्तिपूर्वक हो उसको दबाना चाहते हैं। इसी क्रम में आप देखोगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आप देखोगे और वो है पाल छितरिया हत्याकांड। ये पाल छितरिया हत्याकांड क्या है? इससे पहले आप इसकी डेट याद रखिए, 7 मार्च 1922। तो अक्सर पूछा जाता है कि पाल छितरिया हत्याकांड है वो कौन सी तारीख को हुआ? तो 7 मार्च 1922 को। पाल छितरिया हत्याकांड में आप देखोगे कि जो गुजरात है उस गुजरात के ईडर राज्य में, कौन सा? ईडर राज्य है। इस ईडर राज्य में एक गांव था, उस गांव का नाम है पाल गांव। कौन सा गांव है? पाल गांव। इस पाल गांव में मोतीलाल तेजावत आके ठहरे हुए हैं और ये मोतीलाल
तेजावत क्या करते हैं, वहां की जो आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं उनको एक तरीके से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए वो यहाँ आए होते हैं ताकि उन लोगों में जागृति जगा सके और उनके शोषण के विरुद्ध उनको क्या है, खड़ा कर सके। लेकिन ये बात जब अंग्रेज अधिकारियों को पता चलती है तो 1922 में मेजर सूटन के नेतृत्व में, मेजर सूटन क्या करते हैं, मेवाड़ भील कोर को लेके इस पाल गांव में पहुंचते हैं और यहाँ पर गोलियां चला देते हैं, अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। आप इस अंधाधुंध फायरिंग में देखोगे कि अनेक भील मारे गए। क्या हुआ, इस अंधाधुंध फायरिंग में अनेक भील मारे गए और अनेक भीलों के मारे जाने से यह हत्याकांड इतना विभत्स हो जाता है कि इसकी जो जानकारी है वो महात्मा गांधी को भी लगती है। तो आप यहाँ देखोगे कि भी पाल गांव में गोलियां चलाई जा रही है, अनेक भील मारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से मोतीलाल तेजावत सुरक्षित निकल जाते हैं। और इस जो हत्याकांड है, इस हत्याकांड की जब सूचना महात्मा गांधी को लगती है तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपने एक सहयोगी मणिलाल कोठारी को क्या करते हैं, पाल गांव में भेजते हैं इस हत्याकांड की सूचना की, इस हत्याकांड की जांच के लिए। तो आपको कहा जाए कि पाल चितरिया हत्याकांड है वो कौन से राज्य से संबंधित है, ईडर राज्य से। पाल चितरिया जो हत्याकांड है वो कौन सी तारीख को हुआ, 7 मार्च 1922 को हुआ। पाल चितरिया जो हत्याकांड है उसमें महात्मा गांधी ने अपने कौन से सहयोगी को भेजा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद रखिएगा, मणि भाई कोठारी। और इसके लिए मैंने आपके सामने एक चित्र पेश किया है मणि भाई कोठारी का और महात्मा गांधी का। यानी मेरा ये चित्र पेश करने का यहाँ पर रीजन क्या है, जब जो कोई क्लासे चित्रों के साथ यानी दृश्य और श्रव्य साधनों के साथ आपको पेश की जाती है तो उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाती है और धीरे धीरे वो दिमाग में आपको इस तरीके से स्थित हो जाती है या स्थिर हो जाती है वो क्लासे कि जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम दो और उससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा उस पिक्चर को भी समझ के या उस पिक्चर का आपका दिमाग में थोड़ा सा भी अंश होगा तो उससे आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने में पता चल रहा है कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है पाल चितरिया हत्याकांड, मोतीलाल तेजावत और भील आंदोलन से संबंधित है। इसमें महात्मा गांधी और मणिलाल कोठारी किस तरीके से संबंधित है, तो आप देखोगे कि जो पाल चितरिया हत्याकांड है उसमें महात्मा गांधी अपने एक सहयोगी को भेजते हैं, उसका नाम क्या है, मणि भाई कोठारी को। और ये मणि भाई कोठारी यहाँ पर इस हत्याकांड की जांच के लिए आते हैं और साथ में ही ये क्या करते हैं, मोतीलाल तेजावत और यहाँ के जो एजीजे थे हॉलैंड, उन हॉलैंड के मध्य क्या करते हैं, ये एक समझौता करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये समझौता नहीं हो पाता है। यानी समझौता करवाने का असफल प्रयास यहाँ पर लिया जाता है, किसके द्वारा, मणि भाई कोठारी के द्वारा। अब इसी क्रम में जब आप आगे देखोगे तो अंग्रेजों ने शक्तिपूर्वक बलपूर्वक सभी आंदोलन थे उनको जो जनजातीय आंदोलन थे उनको दबाने का प्रयास किया है। या फिर आप देखोगे कि भले शक्ति का प्रयोग हो या बल का प्रयोग हो, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आंदोलनों को समाप्त करने के लिए अंग्रेज क्या कर रहे हैं, गांवों पर आक्रमण भी कर रहे हैं। इसी क्रम में अब आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज इस प्रकार से शक्तिपूर्वक और बलपूर्वक कई गांवों पर आक्रमण करते हैं और इन विद्रोह को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में आप देखोगे एक महत्वपूर्ण हत्याकांड भूलागांव हत्याकांड, एक महत्वपूर्ण हत्याकांड है आपके बालोरिया हत्याकांड या फिर इसको वालोरिया हत्याकांड भी कहते हैं। इसको लोकल भाषा में इस गांव का नाम वालोरिया है और इसको बालोरिया गांव भी कहा जाता है। बालोरिया गांव में 5 मई 1922 को क्या करते हैं, अंग्रेज एक तरीके से आते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और 6 मई को अंग्रेज किस गांव पर मतलब हमला करते हैं, भूला गांव पे हमला करते हैं। तो भूला गांव हत्याकांड 6 मई 1922 से संबंधित है, बालोरिया गांव हत्याकांड है 5 मई 1922 से संबंधित है। अब इसमें आप महत्वपूर्ण बात ये देखोगे कि देखो यहाँ पर सिरोही राज्य में भी क्या है, मोतीलाल तेजावत एक तरीके से एक्टिव है, सक्रिय है। सिरोही राज्य में उस समय एक दीवान थे, उनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाता है अक्सर प्रश्नों में कि मोतीलाल तेजावत के समय जो सिरोही राज्य में दीवान थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था रमाकांत मालवीय। और ये जो रमाकांत मालवीय थे वो क्या करते थे, महात्मा गांधी को, विजय सिंह पथिक को, राजस्थान सेवा संघ के कई सारे जो नेता थे जैसे राम नारायण चौधरी वगैरह, सबसे ये क्या करते हैं, संपर्क करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप मोतीलाल तेजावत को मनाइए और यहाँ पर जो आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की है उसे बंद करवाइए। लेकिन वो आंदोलन लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं और इस असफलता की वजह से दीवान बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सियावा गांव है उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा देते हैं। सियावा गांव है उस पर क्या है, वो कर भी लगा देते हैं। अब आप देखोगे कि अंग्रेज अधिकारी और जो राज्य की सेनाएं हैं वो दोनों ही किसी भी तरीके से आंदोलन को क्या करना चाहती है, कुचलना चाहती है, इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। तो अंग्रेज अधिकारी
और जो राज्य की सेनाएं हैं वो क्या करती है, एक एक गांवों पर आक्रमण करती है। और इसी क्रम में अगर आप देखोगे तो एक 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव पर सियावा गांव है उस पर आक्रमण करते हैं। 5 मई 1922 को ये बालोरिया गांव पर आक्रमण करते हैं। 6 मई 1922 को ये नवाबास और भूला गांव पर आक्रमण करते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको एक मतलब जो मोतीलाल तेजावत के समय में कहाँ कहाँ पर कोई हत्याकांड हुए, आक्रमण हुए हैं राज्य और अंग्रेजों की सेनाओं के द्वारा, उसको मैंने यहाँ पर बताया है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल में और हम देखते हैं, डिटेल में इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आप आगे देखोगे तो वहां पर उस समय एजीजी कौन थे, मिस्टर हॉलैंड थे, और उनके जो सचिव थे उनका नाम था मेजर प्रिचार्ड। क्या नाम था? मेजर प्रिचार्ड। तो ये एजीजी और मेजर प्रिचार्ड जो है वो क्या करते हैं, आदेश देते हैं मेवाड़ भील कोर को। किसको? मेवाड़ भील कोर को। आदेश देने के उपरांत आप देखोगे कि 5 मई को ये बालोरिया जो गांव है, इस बालोरिया गांव को क्या किया जाता है, मेवाड़ भील कोर के द्वारा घेर दिया जाता है और इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। और अंधाधुंध फायरिंग में क्या होता है, अनेक भील मारे जाते हैं। अनेक भीलों के मारे जाने के साथ साथ ये क्या करते हैं, अंग्रेज इसी में नहीं रुकते हैं। यहाँ की जो सेनाएं होती है वो ये इन जो आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं उनके कई सारे मतलब गांवों को जला देते हैं, कई झोपड़ियों को, घरों को जला दिया जाता है, पशुओं को जला दिया जाता है, अनाज को जला दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देखोगे अनेक भील मारे जाते हैं। घर, अनाज, पशु जो होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। और साथ में आप देखोगे कि 5 मई को ये हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज रुकते नहीं है। ये राज्य और अंग्रेज की सेनाएं कहाँ जाती है, भूला गांव। यहाँ पर भी इसको चारों ओर से घेर कर इसको क्या है, गोलियों से मतलब इस गांव पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। और अंधाधुंध फायरिंग में यहाँ पर अनेक भील मारे जाते हैं। उनको भी इसी प्रकार से घर, अनाज, पशुओं को क्या किया जाता है, उनको जलाया जाता है। आप आगे देखोगे तो इस बालोरिया गांव और इस भूला गांव के हत्याकांड की जांच के लिए क्या किया जाता है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा अपने 2 महत्वपूर्ण नेताओं को वहां भेजा जाता है और उनका नाम है राम नारायण चौधरी और सत्यभक्त। तो ये देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम के लायक क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। प्रश्न है कि जो बालोरिया गांव या भूला गांव हत्याकांड था उसकी जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ की ओर से किसको भेजा गया, तो राजस्थान सेवा संघ की ओर से 2 व्यक्तियों को भेजा गया, राम नारायण चौधरी और दूसरे थे आपके कौन, सत्यभक्त। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये बालोरिया गांव, भूला गांव, ये दोनों कहां पर पड़ रहे हैं, रोहिड़ा तहसील में पड़ रहे हैं। इस तहसील के जो गांव है बालोरिया और भूला गांव को मेवाड़ भील कोर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, घेर दिया जाता है। और यहाँ पर इन सेना के द्वारा क्या किया जाता है, अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिससे इन गांवों में अनेक भील मारे जाते हैं, उनके घरों को जलाया जाता है, झोपड़ियों को जलाया जाता है, उनके पशु, अनाज सबको क्या कर दिया जाता है, नष्ट किया जाता है, उनको जलाया जाता है। तो इस हत्याकांड को आप अच्छी तरीके से समझोगे और इससे इंपॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भूला गांव हत्याकांड के समय सचिव कौन थे, मेजर प्रिचार्ड। भूला गांव हत्याकांड के समय ये आपके एजीजी कौन थे, तो कौन थे, मिस्टर हॉलैंड। अगर पूछा जाए कि जो भूला गांव हत्याकांड है इसकी जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने किसको भेजा, तो आपका आंसर रहेगा राम नारायण चौधरी और सत्यभक्त। तो इसी क्रम में आज साथियों हमारी जो क्लास है उस क्लास में आदिवासी बेल्ट की एक लेडीज भी है जिनका नाम है भूरी कुमारी। और भूरी कुमारी हमारी ये कंटिन्यू क्लासेस ले रही है। तो इनसे हम थोड़ा सा ये बालोरिया गांव, भूला गांव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से बालोरिया गांव और भूला गांव से ही इनका संबंध है। तो आइए मैम प्लीज एक बार आपको ये जो अपनी स्टोरी है बालोरिया गांव, भूला गांव या फिर जो आपके आदिवासी बेल्ट भील आंदोलन, ग्रासिया आंदोलन, तो इनके बारे में आपको सुन के कैसा लगा और हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगी है सर। आपकी क्लास सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कास्ट वाले भी युद्ध लड़ सकती है। मतलब मैं उसी गांव की हूँ, वालोरिया सिंगारी पार्टी वालोरिया की हूँ सर। बिल्कुल सर, मैं भी आदिवासी ग्रासिया ही हूँ। बिल्कुल। और आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन क्लासेस? जी सर। और आपको अपना जो इतिहास देखने को मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है सर। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है कि मतलब हमारे कास्ट वाले भी लड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने लड़ाई भी की है और इस तरीके से वो एक स्वतंत्रता आंदोलन में आगे भी रहे। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लास को आप सब्सक्राइब करिएगा, अपने लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि आप इस राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन का इतिहास है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए साथियों, आपको पता है कि अंग्रेज किस तरीके से शक्ति का प्रयोग करके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं। और ये अंग्रेज क्या करते हैं,
जो भी यहाँ पर जो गांव थे जहां पर ये आंदोलन चल रहा है, उसको एक तरीके से गोलियों से उसको भुना जाता है, उन गांवों को, उन गांवों पर क्या है, अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, वहां के लोगों को मारा जाता है और गांवों को तबाह किया जाता है। अब इस प्रकार से जो राज्य और अंग्रेजों की जो संयुक्त कार्रवाई थी, राज्य और अंग्रेजों की सेना की जो संयुक्त कार्रवाई थी, इससे वहां की जनजाति जो भील और ग्रासीय जनजाति के लोग थे उनका क्या मनोबल टूट जाता है। अब साथियों देखिए, जब मनोबल टूटेगा तो मनोबल टूटता है अपने परिवार की वजह से, अपने समाज की वजह से, और लोगों की जो मृत्यु हो रही है अनावश्यक उसकी वजह से। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आदिवासी मुखिया अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी जो बच्चे, अपने जो समाज के महिला है, बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए ये क्या करते हैं, 11 और 12 मई 1922 को सिरोही के दीवान और वहां उस समय जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स थे उनसे क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं। आपको ये महत्वपूर्ण बात याद होनी चाहिए कि उस समय सिरोही में जो दीवान थे उनका नाम क्या था, रमाकांत मालवीय। और रमाकांत मालवीय और पॉलिटिकल एजेंट के साथ ये आदिवासी गांवों के जो मुखिया थे वो समझौता क्या करता है, वो समझौता करता है कि भाई हम एक ही आंदोलन से अलग हो रहे हैं और हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो इस प्रकार एक ही आंदोलन की वो शपथ तोड़ देते हैं और शपथ तोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, अंग्रेजों से समझौता करते हैं कि हम वापस से इस एक ही आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अंग्रेजों को किसी भी तरीके से, मतलब ये जो समझौता होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समय की नजाकत को देखकर हमसे ये समझौता किया है। उनको पूरा विश्वास था कि ये आंदोलन किसी भी समय क्या हो सकता है, वापस शुरू हो सकता है। इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं, इन गांवों पर एक बहुत ही मतलब टाइट निगरानी रखते हैं। इसको मतलब इन गांवों पर जो इनके मुखिया थे, जो आदिवासी जनजाति के जो लोग थे, उन पर क्या करती है, वो निगरानी रखते हैं। अब इसी क्रम में जब आप आगे देखोगे, क्रम में हमको ये पता चला कि 1922 में आदिवासी मुखियाओं का और अंग्रेजी सेनाओं का, राज्य की सेनाओं का क्या है, एक तरीके से समझौता हो जाता है, या फिर आदिवासी मुखिया क्या करते हैं, जो राज्य है और जो अंग्रेज है उनसे क्या कर देते हैं, समझौता कर देते हैं। और इस समझौते के बाद लगभग क्या होता है, ये आंदोलन एक धीमा पड़ जाता है। लेकिन वापस 1923 में ये मोतीलाल जो तेजावत होते हैं कोशिश करते हैं कि एक ही आंदोलन को वापस में क्या करूं, शुरू करूं। लेकिन इनके खिलाफ एक तरीके से गिरफ्तार वारंट जारी कर दिया जाता है और सरकार और अंग्रेज क्या चाहते हैं कि भाई इनको जहां भी देखा जाए उनको गिरफ्तार कर दिया जाए। और इस गिरफ्तारी वारंट के चक्कर में क्या होता है, मोतीलाल तेजावत अपने आप को भूमिगत कर देते हैं, यानी वो अपने आप को एक तरीके से छुपाते हुए उदयपुर, सिरोही, ईडर राज्य यहाँ पर वो घूमते हैं, लेकिन अपने आप को अपनी पहचान को छुपाते हुए क्या हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। अब इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। इसी क्रम में आप देखोगे 4 मई 1929, कौन सी तारीख है, 4 मई 1929, और यहाँ पर जो ईडर राज्य है, ईडर राज्य में गांव था जिसका नाम है खेड़ ब्रह्मा, और इस खेड़ ब्रह्मा गांव में मोतीलाल तेजावत को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। और आप देखोगे कि जब मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी लीडर को ही गिरफ्तार किया जाए तो धीरे धीरे वो आंदोलन समाप्त सा हो जाता है, और यहाँ पर भी वही होता है। आप देखोगे कि इनकी गिरफ्तारी के बाद लगभग ये आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त सा हो जाता है। अब देखिए इसके आगे हम देखेंगे तो जो मणिलाल कोठारी है, जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे, वो निरंतर प्रयास करते हैं मोतीलाल तेजावत को जेल से बाहर निकलवाने की, और इसमें वो सफल भी होते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उनको छोड़ा जाता है। मोतीलाल तेजावत को यह शर्तें रखी जाती है कि आप किसी भी आंदोलन में वापस भाग नहीं लोगे, आप कोई भी आंदोलन वापस शुरू नहीं करोगे। साथ में उनको ये कहा जाता है कि आप उदयपुर में ही रहोगे, उदयपुर शहर में ही रहोगे। तो इन शर्तों को मानने के बाद क्या किया जाता है, मोतीलाल तेजावत को 1936 में लगभग 7 साल के बाद क्या किया जाता है, रिहा किया जाता है 22 अप्रैल 1936 को। और फिर उनको उदयपुर जेल से जब रिहा किया जाता है तो उनको उदयपुर शहर में ही रहने की मतलब बात कही जाती है, और वो उदयपुर शहर में ही रहते हैं, और वो भी सरकारी निगरानी में। सरकार उनको प्रति माह 30 रुपए देती है उनके निर्वाह भत्ते के लिए, उनके जीवन निर्वाह भत्ते के लिए उनको कितना रुपए दिया जाता है, 30 रुपए दिया जाता है। अब इसके आगे आप देखोगे कि 1936 में जब वो रिहा होते हैं तो उदयपुर में वापस एक संघ की स्थापना करते हैं, और उसको कहते हैं वनवासी सेवा संघ। यानी वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1936 में उदयपुर जेल से रिहा होने के बाद वापस किसके द्वारा की जा रही है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे क्या होता है, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी का जो आंदोलन है वो धीरे धीरे क्या एक तरीके से धीमा पड़ जाता है। ये बीच में कोशिश करते हैं 1943 में मोतीलाल तेजावत कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन को शुरू करो। वो सिरोही राज्य में प्रवेश की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है।
वापस 1945 में उनको वापस रिहा कर दिया जाता है। धीरे धीरे उनकी उम्र भी हो जाती है। लास्ट 5 दिसंबर 1963 को इस महान आत्मा की मृत्यु हो जाती है और ये क्या है, अपना देह त्याग देते हैं। यानी 5 दिसंबर 1963 को मोतीलाल तेजावत का देहांत हो जाता है और जो ये आंदोलन, एक ही आंदोलन था, वो समाप्त हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा पढ़ा है मोतीलाल तेजावत और भील आंदोलन से संबंधित। आगे वाली नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्ट 4 के साथ आएंगे और राजस्थान में लगभग जितने भी जनजातीय आंदोलन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप साथियों निरंतर इसी तरीके से हमसे जुड़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, और जो भी मैं आपको ये डाटा दे रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।